तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर किस चीज के बारे में पढ़ा था? अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया हो, वेपर डेंसिटी, उस चीज से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था? अल्फा इक्वल्स टू एम टी माइनस एमओ अपॉन एमओ इंटू एन माइनस वन, बराबर है। एमओ क्या था? ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। और ये कौन सा तुम्हारे पास दिया रहता है कि निकालना पड़ता है? निकालना पड़ता है। एमटी दिया रहता है, गिवन नहीं होता, नॉन रहता है, वो डायरेक्टली नहीं देता है, बराबर है। ओके, देन तुम्हारे पास जो एन है, एन क्या है? बिल्कुल सही है। तुम्हारे पास कितने मोल ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ एक मोल रिएक्टेंट से, उस चीज को हम लोगों ने बोला था एन। और तुम्हारे पास इसी चीज को हम लोग अगर वेपर डेंसिटी के टर्म में लिखें तो वो क्या होता है? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू एन माइनस वन, बराबर है। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय टू, बराबर है। अच्छा, वेपर डेंसिटी जो है इसका यूनिट होता है क्या कोई? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, जबकि मैंने एक क्वेश्चन भी ऐसा करवाया था जिसमें तुम्हारा डेंसिटी दिया हुआ था। तो तुम लोग गलती जो जनरली करते हो वो कौन सा करते हो कि उसी को वेपर डेंसिटी लेकर के चलते हैं, तो वो लेकर के नहीं चलना है। क्या करोगे उससे? यूनिट देखोगे तो उससे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? हम्म, हाँ, पी एम इक्वल्स टू डी आर टी लगा करके एम तुम्हारे पास एवरेज निकालना पड़ेगा मिक्सर का, और उससे फिर तुम लोग अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट। सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो। द वेपर डेंसिटी ऑफ द वेपर डेंसिटी द वेपर डेंसिटी ऑफ द वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर the vapor density of equilibrium mixture of reaction SO2Cl2 gaseous is converting into SO2 gaseous plus Cl2 gaseous is 50 is 50 calculate first part degree of dissociation, calculate degree of dissociation. second part kp for the reaction if p total मतलब टोटल प्रेशर इज 2 atm फटाफट सोल्व करिए। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ये समझ में आ रहा है? करिए, सब लोग सॉल्व करिए अपने से। देखिए कैसे करना है। तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? सबसे पहले तो रिएक्शन गिवन है डायरेक्टली SO2Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? SO2 प्लस Cl2 में। तुमको यहां पर क्या दिया है? वेपर डेंसिटी दिया है मिक्सर का, है ना? मतलब स्मॉल डी दिया है कि कैपिटल डी दिया है? स्मॉल डी। क्वेश्चन में स्मॉल डी गिवन है, वो कितना है? 50। अब कैपिटल डी कैसे निकालेंगे? कैपिटल डी तुम्हारे पास रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, बराबर है। इनिशियली यहां पर रिएक्टेंट कौन है? SO2Cl2। तो यहां पर हम लोग यहां पर कैपिटल डी किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2Cl2
अपॉन 2। तो अब मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं SO2Cl2 का। वो कितना आएगा सल्फर का? हाँ कितना 135 कहां से आ गया 32 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 35.5। तो देखो 32 प्लस 32 कितना हो गया 64। 64 प्लस 71 कितना 135 ही होता है क्या? 4 प्लस 1 5। हाँ तो 135 ठीक है, तो सही बात है। तो तुम्हारे पास 135 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 67.5 आएगा, बराबर है। ये तुम्हारे पास कैपिटल डी आ गया। अब निकाल लेते हैं सबसे पहले अल्फा का वैल्यू। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, कैपिटल डी का वैल्यू 67.5 माइनस स्मॉल डी का वैल्यू 50 अपॉन 50 इंटू, अब एन का वैल्यू तुम्हारे पास देखो एक मोल रिएक्टेंट से तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो एन का वैल्यू कितना है 2 फिर माइनस 1। तो यहां से क्या आ गया तुम्हारे पास 17.5 अपॉन 50 डिवाइड करेंगे पूरा तो हाँ बहुत बढ़िया, इंटू 2 ऊपर नीचे, तो 13.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 35/100। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 0.35। तो परसेंटेज अल्फा कितना है 35%। ठीक है। अब हम लोगों को पूछा है केपी। केपी जो है सबसे पहले तो किसके लिए डिफाइन होता है गैसियस रिएक्शंस के लिए। क्या गैसियस रिएक्शन है? बिल्कुल है। तो इसके लिए केपी का वैल्यू डिफाइन होगा, कैसे लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ की पावर 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 की पावर 1 बराबर है। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर को जो मोल्स के टर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ SO2 की पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ Cl2 की पावर 1 अपॉन मोल्स ऑफ SO2Cl2 की पावर 1 इंटू PT अपॉन NT की पावर डेल्टा NG। ठीक है, ये तुम्हारे पास 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। ठीक है, एन टोटल किसके बराबर होगा सबको ऐड करिए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा किसके बराबर 1 प्लस अल्फा। टोटल प्रेशर कितना गिवन है 2 atm। डेल्टा एन जी इस रिएक्शन के लिए 1 + 1 2 - 1। अब इसको आगे सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। मोल्स ऑफ SO2 वो कितने होंगे अल्फा की पावर 1 इंटू तुम्हारे पास Cl2 के लिए अल्फा की पावर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर इज 2 अपॉन एन टोटल इज 1 प्लस अल्फा, मतलब 1 प्लस 0.35 की पावर 1। यहां पर अब तुम्हारे पास Kp का वैल्यू आ जाएगा, अल्फा और अल्फा का वैल्यू 0.35 इंटू 0.35 अपॉन 1 माइनस 0.35 कितना 0.65 इंटू 2 अपॉन 1.35। इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर। यहां से तुम्हारे पास जो भी वैल्यू आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, बराबर है कि नहीं। यूनिट क्या होगा केपी का, केपी का यूनिट केपी का यूनिट पूरा गुड़ गोबर कर दिया है भाई। डेल्टा एनजी कितना है 1 है ना, तो केपी के यूनिट क्या होता है एटीएम की पावर डेल्टा एनजी, सिंपल एटीएम। तो जो भी आएगा तुम्हारे पास एटीएम। तुम यही से सोचो ना, प्रेशर ऊपर में एटीएम में, ऊपर में एटीएम 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 स्क्वायर, नीचे में एटीएम, तो एक एटीएम कट गया तो एटीएम बचा। अब ये एसबीआई का एटीएम नहीं है। चलिए फटाफट इसको नोट करो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। तुम लोग पूरा भूल गए हो सब कुछ नहीं, या तो तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेपर डेंसिटी of a
vapor density of a mixture, vapor density of a mixture consisting of NO2, consisting of NO2 and N2O4, consisting of NO2 and N2O4 is 38.3, is 38.3 at 275 Kelvin, at 275 Kelvin, full stop. Number of moles, या फिर नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इन द मिक्सर, इन द मिक्सर इज, सब तुमको सबसे पहले पूछा है रिएक्शन क्या है, N2O4 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, टू NO2 में, और तुमको क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन पूछा है NO2 का। चलिए बताइए, करिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया यहां पर, वेपर डेंसिटी दिया ना, क्या है वेपर डेंसिटी 38 पॉइंट, तुमको मतलब स्मॉल डी दिया है कि कैपिटल डी, कैपिटल डी दिया है कि स्मॉल डी, चलिए करिए, खुद से सॉल्व करो। करिए अपने खुद से, कैसे करेंगे, तुम्हारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्मॉल डी गिवन है, कैपिटल डी निकाल सकते हैं, कैपिटल डी कैसे निकालेंगे, इसका मोलिकुलर मास बाय 2, इसका मोलिकुलर मास कितना 2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 16, टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा 92, बराबर, तो 92 बाय 2 कितना 46, ठीक है। अगर इनिशियली मान लेते हैं इसके मोल्स 1, कोई अगर ए मोल्स मानना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ए माइनस ए अल्फा टू ए अल्फा, तो तुम्हारे पास सबसे पहले पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2, NO2 के मोल फ्रैक्शन मतलब उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, उसके मोल्स कितने हैं 2a अल्फा अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज, सबको ऐड करो, तो a इंटू 1 प्लस अल्फा, तो a से a कट गया, तो तुम्हारे पास ये आएगा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। अब हमको अल्फा निकालना है, अल्फा निकालने के लिए तुमको ये वैल्यूज दी हुई है, तो अल्फा जो है तुम्हारे पास किसके बराबर होता है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू n माइनस 1, कैपिटल डी इज 46 माइनस 38.3 अपॉन 38.3 इंटू 2 माइनस 1, तो 46 में से 38.3 कितना कितना बचा 9.7, 9.7 अपॉन 38.3, मतलब अल्फा का वैल्यू यहां से कितना आ गया 97 अपॉन 383, और आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है क्या, कोई जरूरत नहीं है डिवाइड करने की, वहां से जो अल्फा आया उस अल्फा को यहां पर पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू तुम्हारे पास 97 अपॉन 383 अपॉन 1 प्लस 97 बाय 383, यही आएगा, ओके। 383 तुम्हारे पास एलसीएम लेगो, पूरे ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 97 इंटू 2 डिवाइड हो रहा है क्या,
अच्छा 7.7 है क्या? हाँ 7.7, सॉरी। तुम्हारे पास ये 77, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो हर जगह पे, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये भी 77, और ये तुम्हारे पास 383 प्लस 77 कितना हो जाएगा? 383 प्लस 77 कितना? 7 3 10 की बिंदु 1, 8 8 16, 460, और 77 टू जा कितना होता है? क्यों करें, तुम्हारे पास ये सीधा कट जाएगा, तो 77 अपॉन 230, तो ये तुम्हारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन। यहाँ से जो भी आएगा 23, 23 कम 23 6 33 72 23 चौक 21, 23 जा तुम्हारे पास होता है 72, तो 0.3 के आसपास समथिंग आएगा भाई। देखो 23 3 जा कितना होता है 72, तो 0.3 से थोड़ा सा वैल्यू इसका ज्यादा आएगा, आएगा ना। 21 टू जा कितना होता है, सॉरी 23 टू जा कितना होता है 46, 23 3 जा 72, 72 होता है 76, 70 अच्छा 69 होता है, 69 होता है, हाँ। 23 कम 23 23 चलते 69 69 69 होता है। चलिए इसी के अंदर अब सेकेंड पार्ट लिखिए, तो कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब जो भी आएगा यहाँ से 0.3 के आसपास आंसर आएगा, तो निकाल सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बेसिक तरीका वही रहेगा। चलिए नेक्स्ट इसी के अंदर एक और पार्ट लिखिए, सेकेंड पार्ट लिखिए इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 in 100 gram of mixture, in 100 gram of mixture, number of moles of N2O4 in 100 ग्राम ऑफ मिक्सर। अगर मिक्सर तुम्हारे पास उसका मास 100 ग्राम है, तो तुमको क्या बताने हैं, मोल्स बताने हैं किसके, NO2 के। ये इसी जो पहले वाला पार्ट था उसी का सेकंड पार्ट है, एक्सटेंडेड है तुम्हारे पास, करो। देखिए अभी जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे पास फर्स्ट पार्ट का ही एक्सटेंशन है, बराबर है। तो देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मिटा दूं। अभी जो अल्फा का वैल्यू आया था मेरे पास वो कितना आया था, उस चीज को बस ध्यान में रखना है। फर्स्ट पार्ट से मेरा जो अल्फा का वैल्यू आया, अगर मैं इसको ये 1 मोल मान के चलता हूं, देखो 1 मोल, ये ठीक है, ये भी 2 अल्फा। यहां से मेरे पास अभी अल्फा का वैल्यू प्रीवियस पार्ट में कितना आया था, 77 अपॉन 88 था। अभी देखो 383, अभी तो हमको याद है, अभी तो लिखे थे, कुछ भी देखते लिखते हो तुम लोग। अब क्या करना है, इनिशियली तुम्हारे पास अब टोटल देखो, अगर 1 मोल मान के चले तो तुम्हारे पास अल्फा का वैल्यू जो हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में सोल्व किया वो आ रहा है। पूछा क्या है, मोल्स पूछे हैं, इसके मोल्स कितने हैं 2 अल्फा, बराबर है। 1 मोल से 1 मोल के अंदर NO2 के मोल्स कितने हैं 2 अल्फा, ओके। एक इनिशियली अगर केवल N2O4 प्रेजेंट होगा तो N2O4 का मास कितना 92 मॉलिक्यूलर मास से हम लोग निकाल सकते हैं कितना 92। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम लोग जानते हैं, तो टोटल मास कितना 92, तो 92 ग्राम इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि 92 ग्राम मिक्सर के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे 92 ग्राम, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 92 ग्राम, तो 92 ग्राम मिक्सर के अंदर NO2 के कितने मोल्स हैं 2 अल्फा मोल्स ऑफ NO2, बराबर है। तो 1 ग्राम मिक्सर के अंदर NO2 के कितने मोल्स होंगे 2 अल्फा अपॉन 92 मोल्स ऑफ NO2, बराबर है। यहां पर पूछा कितने में है 100 ग्राम मिक्सर के अंदर, तो 100 ग्राम ऑफ मिक्सर
वुड कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2? 2 अल्फा अपॉन 92 इंटू 100। अब अल्फा का वैल्यू निकाले हैं, पुट कर दें यहां पर, तो 2 इंटू 77 अपॉन 92 इंटू 383 इंटू 100। यहां से ये क्या आ गए तुम्हारे मोल्स ऑफ NO2, बराबर है। यही किया तुम लोगों ने, पक्का। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालो फटाफट, इसको जिसको भी नोट करना है नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग डालिए अब। तो अब बेसिकली तुम्हारे पास अगर वेपर डेंसिटी के इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिएक्शन क्वोशेंट। नाम सुना है क्या पहले कभी? नाम सुना है पहले कभी? हेडिंग डालो रिएक्शन क्वोशेंट। सुना है? नहीं सुना? चलिए कोई बात नहीं। देखो जैसे मान लो अभी तक हम लोग इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जितनी भी बात की है वो तुम्हारे रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हमने बात की है। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विथ C प्लस डी, बराबर है। अच्छा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे वाला जो तुम्हारे पास A प्लस बी से अगर C और D बनते हैं, C और D के अगर बनने की टेंडेंसी ज्यादा है तो हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन किधर जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर तुम्हारे पास A और B के मिलने बनने की टेंडेंसी ज्यादा है तो हम क्या बोलते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। अभी तक मैंने जितने भी तुम लोग को एग्जांपल दिए थे उनमें साफ साफ मैंने लिखा हुआ था कि N2O4 डिसोसिएट्स, लिखा हुआ था, या फिर SO2Cl2 डिसोसिएट्स, कि N2 प्लस या फिर HI डिसोसिएट्स, है ना। तो उस डिसोसिएट हो रहा है इसका मतलब क्या है? टूट रहा है, बराबर है। टूट के क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। मतलब वो तो हम तुमको इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वो लैंग्वेज से हमको पता चलता है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास इसके मोल्स A हैं, इसके मोल्स B। मैंने इनिशियली क्या किया? इसके A मोल्स लिए, इसके B मोल्स लिए, ठीक है। बताओ रिएक्शन किधर जाएगी? रिएक्शन किधर जाएगी? नहीं समझ में आ रहा भाई। इनिशियली मैंने क्या किया? इसके A मोल्स लिए, इसके B मोल्स लिए, तो तुम्हारे पास C और D के मोल्स भी बनेंगे ना। इक्विलिब्रियम तो तुम्हारे पास इनके भी कुछ पर्टिकुलर मोल्स होने चाहिए। इक्विलिब्रियम तभी स्टेब्लिश होगा जब हर एक के कुछ ना कुछ तुम्हारे पास मोल्स होंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर, और उनका जो रेशियो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, जो भी हम लोग निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर इनिशियली केवल A और B प्रेजेंट है, C और D कुछ भी नहीं है, तो इनका टेंडेंसी क्या होगा? A प्लस बी से C प्लस डी बनाने का, C और D के मोल्स बनाने की टेंडेंसी होगी। मतलब ये रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। मतलब इनिशियली अगर इनके 0 मोल्स लिए तो ये किधर जा रही है? ये रिएक्शन फॉरवर्ड में, बराबर है। मान ले इसके मोल्स मैंने लिए A, इसके मोल्स मैंने लिए B, और मान लो मैंने इनकेस इसके मोल्स भी ले लिए C और इसका कोई मोल नहीं लिया। अब बताओ रिएक्शन किधर जाएगा? अभी भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। टेंडेंसी होगी कि तुम्हारे पास D के मोल्स भी बनने, तो अभी भी रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड, बराबर है। मान लो एक और केस लेता हूं, A इसके मोल्स लेता हूं A, इसके मोल्स लेता हूं B, इसके 0 मोल्स और इसके स्मॉल d मोल्स। अब रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। मान लो इस बार मैं काम करता हूं, C और D के इनिशियली मोल्स लेता हूं, इनके कुछ भी मोल्स नहीं लिए। अब रिएक्शन किधर? अब कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे ले लिया? रिवर्सिबल रिएक्शन है। तुम इनिशियली ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से हम लोग इक्विलिब्रियम को अटेन करवा सकते हैं, ठीक है। अब अगर इनिशियली मैंने C और D को लिया, A और B के एक भी मोल नहीं लिए, तो A और B के मोल्स बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, हाँ है ना। तो रिएक्शन किधर की तरफ जाएगा? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब जो तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन होगा, जो रिएक्शन है वो किधर जाएगी? बैकवर्ड में, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं C D और इसके A,
तब भी बैकवर्ड। ओके, इसको हटा करके अगर मैं यहां पे बी कर दूं, ये सी डी, तब भी बैकवर्ड। समझ में आता है ये चीज? ओके, अब मान लो मैंने इसके ए मोल्स लिए, इसके बी मोल्स लिए, इसके सी मोल्स लिए, इसके डी मोल्स लिए। अब हम नहीं बता सकते, बराबर है कि नहीं? अब तुम्हारे पास ये रिएक्शन अब क्या है? अब ये रिएक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, रुको, फॉरवर्ड में भी हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, और हो सकता है कि एट इक्विलिब्रियम। ये तीन पॉसिबिलिटी है, बराबर है कि नहीं? तो तुम्हारे पास अगर इनिशियली जो रिएक्शन है उसमें अगर चारों के मोल्स दे दिए जाएं, ठीक है, और तुमको यह बताना है कि रिएक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उस चीज को बताने के लिए, मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, इस चीज को बताने के लिए कौन काम में आता है? रिएक्शन क्वोशेंट। समझ में आया? पक्का? अब देखो, हम लोगों ने इसके लिए यहां पर रिएक्शन क्वोशेंट के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं? रिएक्शन क्वोशेंट को हम लोग क्यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे? क्यूसी। और वो होता किसके बराबर है? कंसेंट्रेशन ऑफ सी की पावर 1। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही निकालना है। बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है, जो भी कंसेंट्रेशन होती है वो सारी की सारी कहां पर होती है? एट इक्विलिब्रियम। यहां पर उसके अलावा भी कंसेंट्रेशन हो सकती है। इक्विलिब्रियम के अलावा अगर तुम्हारे पास कंसेंट्रेशन का तुम उसी तरह से रेशियो निकालते हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन क्वोशेंट क्यूसी। तो क्या लिखोगे? कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी की पावर 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1। ठीक है? क्या है ये ए बी सी डी? ये जो मैंने कंसेंट्रेशन लिखा, क्या है ये? तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम के अलावा छोड़ करके किसी भी टाइम का कंसेंट्रेशन का जो रेशियो है, जो भी तुम्हारे पास उस वक्त उनकी कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है, सिंपल उन्हीं का रेशियो उनके स्टोइचियोमेट्रिक पावर के हिसाब से लगाते जाओ। ठीक है? ये है हमारे पास क्यूसी। अगर तुम्हारा इन केस अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखना है तो उसको हम क्या बोल देंगे? सिंपल क्यूपी। जैसे केसी और केपी होता है। केसी अगर यहां पर कंसेंट्रेशन के टर्म में लिखा तो हम लोग केसी लिख देते इक्विलिब्रियम पे, तो यहां पर उसको हमने क्या बोला? क्यूसी उसकी जगह पे। और अब क्या लिखेंगे? क्यूपी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इन की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर 1। बराबर है? तो ये तो होता है सबसे पहले रिएक्शन क्वोशेंट। क्या होता है रिएक्शन क्वोशेंट? तुम्हारे पास किसी भी टाइम के इक्विलिब्रियम को छोड़ करके बाकी टाइम पे तुम्हारे पास जो भी कंसेंट्रेशन का रेशियो होता है, उनके कंसेंट्रेशन के रेशियो को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? रेज टू देयर क्या? इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उस चीज को हम बोलते हैं उनका रिएक्शन क्वोशेंट। ओके, दो है तुम्हारे पास क्यूसी और क्यूपी। रिएक्शन क्वोशेंट ही इक्विलिब्रियम, जब तुम्हारे पास कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम के बराबर होंगी, जब इक्विलिब्रियम की कंसेंट्रेशन के बराबर होंगी, उस वक्त ये रिएक्शन क्वोशेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? क्यूसी इक्वल्स टू केसी। उस वक्त हम इस क्यूसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। ठीक है? और कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब तुम्हारे पास यहां पर तीन पॉसिबिलिटी, जैसे हम लोग लास्ट केस की बात कर रहे थे, तो तीन पॉसिबिलिटी बनती है। क्या? एक हो सकता है कि जो रिएक्शन क्वोशेंट है, ऐसे केस में रिएक्शन क्वोशेंट जो है वो क्या हो? केसी से बड़ा हो सकता है, सॉरी केसी से छोटा हो सकता है। एक हो सकता है क्यूसी क्या हो? केसी से बड़ा हो सकता है। और एक हो सकता है क्यूसी और केसी आपस में क्या हो? एक दूसरे के इक्वल हो। पॉसिबिलिटी है। ओके, ये इसका मतलब क्या है? क्यूसी तुम्हारे पास लेस देन केसी है, इसका मतलब क्या है? सोच के बताओ। हाँ, क्यूसी तुम्हारे पास लेस देन है केसी, इसका मतलब तुम्हारे पास क्यूसी जो है तुम्हारे पास ये कंसेंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी, यही है ना? अगर इसका वैल्यू तुम्हारे पास केसी से छोटा है तो तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है? उसका अमाउंट कम होगा उसके अंदर। बराबर है?
पक्का? तो तुम्हारे पास ये जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो क्यूसी का वैल्यू केसी से कम है, इसका मतलब तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? जो ये रिएक्शन है वो किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि क्या करेगा? कोशिश करेगा कि इक्विलिब्रियम को अटेन करे। इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए क्यूसी की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। क्यूसी का वैल्यू बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब या तो नीचे इनके प्रोडक्ट जो ए और बी है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए और सी और डी की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए। सी और डी का कंसंट्रेशन कब इंक्रीज करेगा? जब रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। और ए और बी का कब डिक्रीज करेगा? जब रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसका क्यूसी लेस देन केसी, इसका मतलब क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाकर के इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करेगा। ओके, क्यूसी ग्रेटर देन केसी, इसका मतलब क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या? बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्यूसी और केसी आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो यही होता है क्या? रिएक्शन क्वोशेंट। तो बेसिकली रिएक्शन क्वोशेंट किस चीज के लिए काम में आता है? किस चीज के लिए काम में आता है रिएक्शन क्वोशेंट? रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इस चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए कौन काम में आता है? रिएक्शन क्वोशेंट। ठीक है, फटाफट नोट करिए, फालतू का थ्योरी नहीं लिखेंगे इनमें, जल्दी से नोट करो। अननेसेसरी थ्योरी कुछ भी नहीं लिखना अभी। तो एक पॉइंट लिख लो इसमें, it is used for predicting the direction of reaction। बराबर है? रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए रिएक्शन क्वोशेंट को हम लोग यूज करते हैं। और होता क्या है? सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कंसंट्रेशंस का रेशियो है। किसी भी टाइम पे, जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम पे, किसी भी टाइम पर जो भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उनकी रेस टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन उनके रिएक्टेंट्स उनकी रेस टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसी रेशियो को हम बोलते हैं रिएक्शन क्वोशेंट। और जब यही कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन के बराबर होती हैं तो उस वक्त हम इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, तो बस ये ध्यान में रखना, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या? अगर क्यूसी का वैल्यू केसी से कम है, इसका मतलब उस रिएक्शन का टेंडेंसी होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का। अगर क्यूसी का वैल्यू बड़ा है केसी से, इसका मतलब उसका टेंडेंसी क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का। और क्यूसी अगर केसी के बराबर आता है, इसका मतलब रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। ओके, चलिए देखिए, जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने यही रिएक्शन दिया, तुम्हारे पास इसके लिए मैंने इसके दे दिए 5 मोल्स। ठीक है, इसके मैंने दिए 10 मोल्स, इसके भी मैंने दिए 10 मोल्स, इसके दिए मैंने 15 मोल्स। ठीक है, ओके। और मैंने इस रिएक्शन के लिए क्या दे दिया? देखो, रिएक्शन क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तुमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा गिवन होगा, क्योंकि कंपेयर तो उसी के साथ करना है। बराबर है कि नहीं? तो मान लीजिए मैंने केसी का वैल्यू यहां पर कितना दे दिया? 25। ठीक है, और मैंने वॉल्यूम दिया कितना? 10 लीटर। बताओ अब ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में तुम्हारे पास प्रोसीड करेगा? कैसे पता चला? रिएक्शन क्वोशेंट निकालेंगे। बराबर है, रिएक्शन क्वोशेंट निकालोगे। तुम्हारे पास ये अगर केसी का वैल्यू दिया है और पूछा है कि तुम्हारे पास ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसी चीज को एक और दूसरी लैंग्वेज में पूछता है, क्या? कि ए डिसोसिएट होगा, मतलब ए खत्म होगा कि फॉर्म होगा? खत्म हो रहा है मतलब रिएक्शन
फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तुम्हारे पास फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। सेम चीज है, पूछने का बस तरीका अलग है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन क्वोशेंट निकालेंगे। तो QC किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 1। इनके ये क्या गिवन है, मोल्स, यहां पर ये क्या है, तो वॉल्यूम भी गिवन है। हालांकि जरूरी नहीं होना चाहिए, डेल्टा Ng 0 है, ठीक है। तो 10 इसके मोल्स अपॉन 10 इंटू इसके लिए 15 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय, तुम्हारे पास इसके लिए 5 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 10। तो देखो 10 10 10 10 कट गया, तो तुम्हारे पास QC का वैल्यू कितना, तुम्हारे पास 15 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास 5 3 15, QC का वैल्यू 3 है। QC लेस देन, इसे क्या पता चल गया, QC इज लेस देन KC, मतलब रिएक्शन किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अब इसी में दूसरी बात देखो, तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन पूछता हूं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच। अब क्या करना है, इक्विलिब्रियम, सेकेंड पार्ट है तुम्हारे पास, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच। पहला पार्ट था रिएक्शन की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी थी, सेकेंड पार्ट है तुम्हारे पास हर एक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का वैल्यू निकालना है। करिए, देखते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, इसको तो पहले फटाफट नोट करिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड में जाएगा ये तो समझ में आया, बस सिंपल QC का वैल्यू निकालना है। किसी भी टाइम पे तुमको कंसंट्रेशन दिया, उनकी बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह हम लोगों ने QC का वैल्यू निकाल लिया। अगर ये QC KC के बराबर आ जाता तो तुम्हारे पास ये जो भी मोल्स होते हैं वो सारे के सारे किस जगह पे होते हैं, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब तुम्हारे पास क्योंकि QC KC के बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये जो भी मोल्स हैं वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो इक्विलिब्रियम पे मोल्स अलग होंगे, ठीक है। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको, करिए। हर एक का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है। KP क्यों निकालोगे, KP का क्या रिलेशन है, जरूरत ही नहीं है ना। KC तो तुमको ऑलरेडी दिया है, कुछ भी नहीं बोला है तो टेम्परेचर, कुछ भी नहीं बोला तो टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। और तुम्हारे पास मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, याद है कुछ, क्या कि तुम्हारे पास केवल टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, बाकी प्रेशर, तुम्हारे पास कैटलिस्ट, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू को इफेक्ट नहीं करते। अब करना है, देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चंस में क्या रहेगा, हमको रिएक्शन क्वोशेंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा, और उसके बाद पता चलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां पर हमको पता चल गया कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब ये जो A और B हैं इनके कुछ मोल्स खत्म होंगे और C और D के मोल्स बनेंगे, है ना, उनके बढ़ेंगे। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि अगर इसके, अगर डायरेक्शन रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इसके कितने मोल्स, कुछ x मोल्स खत्म होंगे, इसके कितने मोल्स खत्म होंगे, इसके भी x मोल्स ही खत्म होंगे कोफिशिएंट के हिसाब से। इसके कितने बनेंगे, x बनेंगे, और 10 मोल्स पहले से हैं, तो इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स हो जाएंगे, 10 प्लस x, और इसके 15 प्लस x, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे मोल्स। अब तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखिए। तो अब KC कितना, 25 इक्वल्स टू क्या, 10 प्लस x की पावर 1 मोल्स ऑफ C इंटू 15 प्लस x की पावर 1 अपॉन 5 माइनस x की पावर 1 इंटू 10 माइनस x की पावर 1, और इंटू 1 बाई वी लिखूंगे,
एन टोटल अपॉन वी की पावर डेल्टा एन जी भी लिखते हैं ना साथ में, उसको लिखने की जरूरत है? कंसंट्रेशन कहां है? अच्छा, 10 से डिवाइड करते हैं तो तुम्हारे पास डेल्टा एन जी क्योंकि जीरो है तो डायरेक्टली मोल्स लिख दिया। ठीक है, करिए। अब यहां से x निकालना है। अगर x आ गया तो हर एक के मोल्स आ गए इक्विलिब्रियम पे, फिर सबको 10 से डिवाइड कर दोगे तो हर एक की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आ जाएगी। आएगी? चलो सॉल्व करो, देखते हैं कितने क्या आता है वैल्यू x का। निकालिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक, खुद से सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक है। तो यहां से तुम्हारे पास जो भी आएगा x का वैल्यू वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हालांकि इमेजिनरी आ रहा है जो भी तुम्हारे पास तुम लोगों ने जैसा सोल्व किया, तो ये ऐसे रेंडम वैल्यू है इसलिए x का वैल्यू, वरना तुम्हारे पास x का वैल्यू कोई एक वैल्यू आएगा। देखो अगर प्रॉपर तरीके से सोल्व होगा तो तुम्हारे पास x का वैल्यू कोई एक आएगा। ठीक है, देखो जैसे तुम्हारे पास एक और कोई दूसरा एक वैल्यू लेके चलते हैं। मान लीजिए दूसरा एक और रिएक्शन लेते हैं। तुम्हारे पास 2HI H2 प्लस I2, इसके इनिशियली मैंने तुमको दिए इसके 3 मोल्स, या फिर इसके उल्टा रिएक्शन लिखते हैं H2 प्लस I2 उससे क्या 2HI, इसके 1 मोल, इसके 1 मोल, इसके कितने मोल्स? 3 मोल। और इसके लिए तुमको Kc का वैल्यू दिया है 64 और वॉल्यूम दिया है 1 लीटर। ठीक है, तुम्हारे पास क्वेश्चन यही है तुम्हारे पास। सबसे पहले कैलकुलेट कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच। तुमको क्या है, रिएक्शन है, उस रिएक्शन में हर एक के मोल्स दिए हैं जो भी प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या करना है, Kc का वैल्यू गिवन है 64 और तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ऑफ ईच। तो कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन क्वोशेंट को निकालना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, इसको भी शायद 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिएक्शन क्वोशेंट निकालना पड़ेगा। रिएक्शन क्वोशेंट वो कैसे निकालेंगे, QC इक्वल्स टू इसके कितने मोल्स 1, उसकी पावर 2, कंसंट्रेशन भी क्योंकि वॉल्यूम भी 1 लीटर ही है तो कंसंट्रेशन भी इसी के बराबर होगा 1 स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1। तो देखो तुम्हारे पास ये कितना आ गया 1100, है ना। सिंपल, QC का वैल्यू कितना 1 आया। QC का वैल्यू 1 है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, QC का वैल्यू अगर तुम्हारे पास Kc से छोटा है, क्योंकि Kc का वैल्यू कितना है 64, QC का वैल्यू 1, तो QC क्योंकि Kc से छोटा है, रिएक्शन फॉरवर्ड। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, क्या अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम पे हर एक के मोल्स कितने होंगे, इसके 1 माइनस एक्स, इसके 1 माइनस एक्स और इसके 1 प्लस 2x, बराबर है। ओके, अब यहां पर Kc का एक्सप्रेशन लिखिए। Kc का वैल्यू 64 इक्वल्स टू 1 प्लस 2x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 2, आपस में मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको सोल्व करिए, देखो 8 का स्क्वायर तो तुम्हारे पास 8 अपॉन 8 इक्वल्स टू अंडर रूट दोनों साइड में ले लेंगे तो 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अब तो तुम्हारे पास थोड़ा वैल्यू अच्छा आएगा, तो 8 माइनस 8x इक्वल्स टू 1 प्लस 2x, तो 7 इक्वल्स टू 10x। x का वैल्यू 7/10 मतलब 0.7, हाँ है ना। अगर x का वैल्यू 0.7 आया, इसको मिटा दे रहा हूं, तो तुम्हारे पास इसके कितने मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस 0.7 मतलब 0.3, इसके भी 0.3 और इसके 1 प्लस 2 इंटू 0.7 मतलब 2.4। हर एक के मोल्स आ गए, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास हर एक का कंसंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे रिएक्शन क्वोशेंट के ऊपर बेस्ड। तो क्या होता है रिएक्शन क्वोशेंट, बेसिकली समझ में आया कि नहीं, किस चीज के लिए काम में आता है, रिएक्शन की
डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए हमारा रिएक्शन क्वोशिएंट काम में आएगा। होता क्या है, सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही है, बस रेशियो निकालना है। वो हम लोग इक्विलिब्रियम पे भी निकाल सकते हैं और इक्विलिब्रियम के अलावा भी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अगली क्लास में एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे।